आप सभी को जय हिंद। आज काफ़ी दिनों बाद YouTube के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका योगदान किसी भी कंपटीशन क्षेत्र में, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कहीं भी इस टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप थंबनेल के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि इसमें ग्रुप डी और एमटीएस लिखा गया है, तो ग्रुप डी में साइंस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ब्लड साइंस का एक पार्ट है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। आज के स्पेशल इस वीडियो को देखने के बाद हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि महज कुछ ही मिनटों बाद जब आप ये क्लास कर लेंगे, उसके बाद आप कोई भी सेट उठाएं जिसमें एक ब्लड टॉपिक दिया गया हो और उस टॉपिक को पढ़ें और सारा का सारा प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाला है। और ये हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, बल्कि आपको कुछ ही मिनटों में करके दिखाएंगे भी। हम यहाँ जो भी चर्चा करेंगे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम यहाँ कोई फालतू की टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कोई कहावत या फिर कहानी पे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि एक एक लाइन जो भी लिखेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने से एनालिसिस करके आप सभी के समक्ष ये प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, ये बचपन में हम लोग जानते हैं कि ये 7वां 8वां में ही पढ़ा दिया जाता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। बहुत सही बात है। उसके बाद लिखवाया जाता था कि इसका पीएच मान 7.4 होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ हमको इतना ही ज़रूरत था। लेकिन अब हमको उतना से काम नहीं चलने वाला है। वो भी पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये बताया जाएगा। लेकिन आज की इस क्लास में ये भी बताया जाएगा कि आप किसी व्यक्ति को देख कर बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना ब्लड हो सकता है। जादू नहीं, रियलिटी। ठीक है, आप उसको देखकर बता सकते हैं कि कितना उसके अंदर ब्लड हो सकता है। आप बताइए आपके अंदर कितना ब्लड है। अब आप सोचेंगे कि हम अब निकाल के जोखेगा कितना है, लेकिन नहीं, आपको इस क्लास में बताया जाएगा कि एक मनुष्य के शरीर में एवरेज जो ब्लड काउंट होता है वो कितने लीटर तक हो सकता है, वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है। देखिए, इसमें आपके लिए सबसे पहला और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आखिर रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये रक्त का जो अध्ययन है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। जिस प्रकार आप सुनते होंगे ना कि वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, तो उसी प्रकार जो रक्त का अध्ययन है हेमेटोलॉजी कहलाता है। इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा लग सकता है। और आपको सिर्फ इतना जानना है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। और ये जो प्रश्न है, ये स्पेशल बात करें हम एनटीपीसी की, ठीक है, तो 8 से 10 बार आया प्रश्न है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेमेटोलॉजी। उसके बाद आप जो जानते हैं कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तरल संयोजी मतलब आप जानते हैं कि जो रक्त है वो एक लिक्विड फॉर्मेट में ही होता है। ऐसा नहीं ना कि हाँ क्लोटिंग हो जाता है, थक्का बन जाता है और वो काम लायक। जब रक्त का थक्का बन जाए तो किसी काम का होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि रक्त का थक्का बन जाए तो फिर उसे गर्म करेंगे, चढ़ा लेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो रक्त होता है यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और ऊतक आपको जानते हैं कि ऊतक क्या होता है, सेल्स और ऊतक आप पहले ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। एग्जाम में पूछेगा कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद में इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अब यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न बनता है कि 7.4 होता है तो बताइए अम्लीय होता है कि क्षारीय। ठीक है, अब हम अगर पीएच स्केल की बात करने लग जाएंगे तो काफ़ी घंटों में चल जाएगा। ठीक है, और हम जो आज बात करने वाले हैं स्पेशल ब्लड के बारे में, तो हम उस पीएच स्केल पे नहीं जाएंगे कि 14 तक होता है, इधर से उधर ऐसा होता है, बल्कि आप इतना समझ लीजिए कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और जब 7.4 होगा तो यह हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, रक्त क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। जैसे अगर आप कभी
मुंह में ब्लड चल जाए, जैसे कहीं आपका ओठ ही कटा जाए। अब ओठ कटा है मतलब समझ रहे हैं ना कि गलती से दांतों से अपने से ही कटा जाए, तो आप देखिएगा कि हल्का कड़वा लगेगा। क्षारीय मतलब क्या, कड़वा लगेगा, ठीक है। तो रक्त किस प्रकार का होता है, तो रक्त हल्का क्षारीय। इस रक्त का स्वाद कैसा होता है, हल्का क्षारीय। अब जब हम यहाँ पे बात किए हैं कि पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है, तो पीएच स्केल का खोज कौन किया, ये भी बता ही देते हैं। तो इसका जो पीएच स्केल का खोज किया, ठीक है, उनका नाम था सोरेनसन, ठीक है। पीएच स्केल का जो खोज किए उन वैज्ञानिक जी का नाम था क्या, सोरेनसन। देखिए अगर यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि क्या लिख रहा है, तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। हम ऐसे लिख रहे हैं कि जो भी एक पॉइंट है, जैसे रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, रक्त हल्का क्षारीय होता है। पीएच स्केल का खोज कौन किया, सोरेनसन ने किया, ठीक है। और इसका एक प्रिंटेबल पीडीएफ आपको दे भी दिया जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, सॉरी मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आईडी या फिर बारकोड दिख रहा होगा, वहां से आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां भी हमें मैसेज आप कर सकते हैं। समझ गए आप कि पीएच स्केल का खोज कौन किया, सोरेनसन ने किया। आखिर जो रक्त का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, तो रक्त का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में। अब अस्थि मज्जा क्या होता है, ये बायोलॉजी का एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे चर्चा करने लग जाएं कि हाँ अस्थि मज्जा क्या होता है, तो फिर एक दूसरे टॉपिक में एंट्री मार देंगे। और ये आप जो देख रहे हैं, ये जो ब्लड है ये एक दूसरे से कनेक्टेड कहीं ना कहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पीएच स्केल में चला गया, ठीक है, अम्लीय क्षारीय में यहाँ चला गया, यहाँ अस्थि मज्जा। तो आप ये सिर्फ ध्यान दीजिए कि ब्लड से रिलेटेड यहाँ कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अब जो बात करते हैं कि मेन पॉइंट कि आप कैसे पता लगाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को देखकर कि हाँ उसके बॉडी में कितना रक्त है, तो अगर एवरेज बात किया जाए तो एवरेज एक व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है व्यक्ति के वजन के अनुसार। ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार होता है कि व्यक्ति का एज काफ़ी हो जाता है लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ पाता है, तो उसमें ब्लड उतना नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बेसिकली बात किया जाए तो ब्लड जो काउंट होता है वो वजन के अनुसार होता है और उसका एक एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के शरीर में कितना होता है, 5 से 6 लीटर। और ये जो मनुष्य के वजन का, ठीक है, मनुष्य के वजन का 7% होता है। यही मेन पॉइंट है कि आप यहाँ से एग्जैक्ट पता कर सकते हैं, ठीक है, कि जो मनुष्य का वजन है उसका 7%। मानते हैं कि कोई व्यक्ति 100 केजी है, ठीक है, मतलब 1 क्विंटल है, तो उसके बॉडी में लगभग 7 लीटर के करीब खून होगा। लेकिन एवरेज मनुष्य 50 से 60 केजी के होते हैं, तो अगर 50 केजी हो रहा है इसका मतलब 3.5 लीटर ब्लड होगा। तो वही 50 से 60 होता है, मतलब कि 5 से 6 लीटर के करीब में होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा पूछता है। ये 5 से 6 लीटर उतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है, लेकिन ये मनुष्य के वजन का 7% होता है ब्लड, ठीक है, कि मनुष्य के जितना वजन होगा उसका 7% उसके बॉडी में खून होगा। आगे देखते हैं कि जो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ठीक है, तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है, ठीक है। जो रक्त का शुद्धिकरण है वो किडनी में होता है। किडनी का हमारा बेसिकली काम क्या है, रक्त को शुद्ध करना। आप 10th में ही टॉपिक है कि पढ़े होंगे कि किडनी क्या होता है। तो किडनी का आकार सेम के बीज के आकार का होता है। यहाँ पे हमको आप तो नहीं देख पा रहे हैं, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि होता है कि सेम के बीज का आकार 2 किडनी होते हैं मनुष्य के शरीर में। तो वही यहाँ पे डायरेक्ट देखिए कि रक्त शुद्ध कहाँ होता है,
तो किडनी में होता है। उसके बाद में रक्त पंप कहाँ करता है, तो आप खुद जान सकते हैं कि हार्ट में, दिल में। ठीक है, दिल का काम क्या है, रक्त का पंपिंग करना। आगे बात करते हैं कि ऑक्सीजन कौन मिलाता है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड O2, ये कौन करता है, तो ये आपका लंग्स करता है, मतलब फेफड़ा। मनुष्य के शरीर में फेफड़े का क्या काम है, तो मनुष्य के शरीर में फेफड़े का काम है कि ऑक्सीजन उसमें ऐड करना। ठीक है, ये सारी पॉइंट है। अब देखिए हम यहाँ जो भी चर्चा कर रहे हैं वो टू द पॉइंट है। हम चाहते तो इसके बारे में मतलब कि भटक भटक कर जैसे आए यहाँ दिल के बारे में 2-4 वर्ड बोल दिए, लंग्स के बारे में, किडनी समझाने लग जाए, तो हम ये अभी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि टाइम की काफ़ी कमी है और हमको सिर्फ आज ब्लड के बारे में चर्चा करना है। तो इतना समझ के आप अब देखिए जो रक्त के 2 भाग होते हैं। ठीक है, अब देखिए रक्त के 2 भाग होते हैं। ठीक है, यहाँ ब्लड लिखते हैं। ब्लड के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरी का होता है कणिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा और कणिकाएं, इसमें बेसिकली 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनुष्य के शरीर में प्लाज्मा कितने % होता है, कणिका कितने % होता है। तो इतना आप मान के चलिए कि 50 और 50 मतलब 50-50% होता है। लेकिन कई बार ये अलग अलग बुक में अलग अलग है कि इसका लगभग 55 हो जाता है, तो इसका 45 हो जाएगा। कई बार इसका 50 तो इसका 50, इसका 60 भी कई बार दे सकता है। तो ये यहाँ पे एवरेज लिखा गया है, आप इस बात को याद रखिएगा। ये नहीं कि किसी बुक में इसको 60 पढ़िएगा तो हमको गरियाने लगिएगा कि मास्टर तूने तो गलती पढ़ा दिया। हम कोई गलती नहीं पढ़ाए, बल्कि ये ऐसा ही होता है। अलग अलग बुकों में इसका अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। चलिए इसको अब साफ करते हैं और आगे बताते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। देखिए अब आगे बात करते हैं कि आखिर जो ब्लड के 2 टाइप होते हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। उसमें जो प्लाज्मा होता है, आप ये बता दिए हम कि प्लाज्मा लगभग 50%, कणिका 50%, 55-45 इस टाइप से होते हैं। तो प्लाज्मा में पानी जो होता है कितना % होता है, 90% होता है। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि प्लाज्मा में पानी कितना होता है, तो 90% पानी होता है। और प्रोटीन कितना होता है, तो 7% प्रोटीन होता है। क्वेश्चन आएगा कि प्लाज्मा में प्रोटीन कितना होता है, तो 7% प्रोटीन होता है। उसके बाद में बात करें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, प्लाज्मा किस टाइप का होता है, तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि एक पॉइंट है कि सीरम क्या कहलाता है। अब ये नहीं पूछेगा कि सीरम क्या कहलाता है, मतलब अभी तक ऐसा नहीं आया है, बल्कि ये पूछता है कि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन को हटा देने पर क्या प्राप्त होता है, तो हमको सीरम प्राप्त होता है। ठीक है, सीरम क्या है जी, तब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन को हटा देने पर, मतलब ये प्लाज्मा है और इसमें से फाइब्रिनोजिन को हटा देंगे हम, तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो सीरम प्राप्त होगा। तब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन को हटा देने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, सीरम कहलाता है। अगला आता है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या निर्माण करता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण कैसे होता है, तब प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे किसी को प्लाज्मा चढ़ाया भी जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो इस टाइप से है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है जी, तो एंटीबॉडी का निर्माण प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा होता है। आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको पता होगा कि आप जानते हैं कि ब्लड 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इतना आसान तो पूछेगा नहीं कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए हम वो चर्चा नहीं किए हैं कि रक्त 3 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट चर्चा कर रहे हैं
आरबीसी के बारे में। देखिए हम डायरेक्ट इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आपके समय को बचाया जा सकता है। हम बोल रहे हैं फिर लिख रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इस प्रकार आपका टाइम की बचत हो हम ऐसा किए हैं। देखिए अब आरबीसी के बारे में इन डिटेल्स जानिए। देखिए आरबीसी को अन्य नाम से जाना जाता है इरेथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी को इरेथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, तो इरेथ्रोसाइट। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। देखिए हम मात्र एक पॉइंट में लिखे हैं, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि अब देखिए अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे या फिर नहीं समझेंगे, कोई नया स्टूडेंट देखेगा तो कहेगा कि 120 क्या लिखा है 120। लेकिन आप जानिए कि जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, 120 दिन बाद होता है। मतलब 120 दिन में आपका जो लाल खून है वो ऑटोमेटिक रिसाइकल होते रहता है। ठीक है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। और आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा मतलब जो स्प्लीन जिसे बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ 120 दिन का इसका कार्यकाल है, तो मरेगा तो कहीं भाई उसको एक जगह होना चाहिए ना, कहाँ मरेगा, तो वो कहाँ जी है, प्लीहा में है। हम थोड़ा पानी पीते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा पॉइंट कि केंद्रक नहीं होता है इसमें। क्वेश्चन इस टाइप से आपके पास आएगा कि निम्नलिखित में से किस में केंद्रक नहीं होता है? ऑप्शन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तब क्या कहेंगे आप? तो उसमें कहेंगे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अब केंद्रक क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सब आप जानते हैं कि हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें केंद्रक नहीं होता है एक्सेप्ट मतलब अपवाद ऊंट और लामा में। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपसे पूछा जाएगा कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे यहाँ बोल दिया कि आरबीसी किस में नहीं होता, सॉरी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। और दूसरी का पूछेगा कि बताइए तो ऊंट में केंद्रक होता है कि नहीं, ऊँट के सॉरी ऊँट में नहीं, ऊँट के ब्लड में, तो कहिएगा कि नहीं, कहे कि ऊँट में भी तो यही खून होता है, तो कहिएगा कि नहीं। लेकिन कहेगा ना, ये अपवाद है, ऊँट और लामा का जो ब्लड होता है उसके ब्लड में केंद्रक होता है और बाकी ब्लड में केंद्रक नहीं होता है। समझ गए ना कि ऊँट और लामा के ब्लड में, और लामा वो लामा नाटा नहीं समझिएगा, लामा एक जानवर है। आगे आइए, जो रक्त का है कि रंग लाल क्यों होता है, तो ये 7वां 8वां का ही बात है कि रक्त का जो रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है कि हाँ हीमोग्लोबिन कम हो गया है, मतलब आपका ब्लड काउंट कम हो गया है। ठीक है, तो रक्त का जो रंग होता है लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जो आपके लाल रक्त में जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है जी, ग्लोबिन। उस प्रोटीन का नाम है ग्लोबिन। अब देखिए जो मलेरिया होता है, आप डेंगू मलेरिया सुनते होंगे, तो उस मलेरिया में कौन सा प्रभावित होता है, तो आरबीसी प्रभावित होता है। ठीक है, मतलब आपको मलेरिया हो जाएगा तो आपको उठने का मन नहीं करेगा, मतलब आपको कमजोरी फील होगा। ठीक है, समझ रहे ना, कमजोरी कब होगा, जब शरीर में खून ना रहेगा तो कमजोरी ना होगा जी, बताइए। ठीक है, तो मलेरिया में कौन सा प्रभावित होता है, तो आरबीसी प्रभावित होता है। आगे बताया है कि ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो आरबीसी करता है। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आरबीसी करता है। ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब देखिए बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखिए डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए थोड़ा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये 7-8 के लड़का को बताया जाता है कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, और वो 2 वर्ड अंग्रेजी सीख कर लगता है कि हाँ यार अंग्रेजी तो आसान है, और उसे खुश किया जाता है, और उस टाइम के लिए उतना ही ज़रूरी होता भी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है, तो आप ये मत जानिए कि व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। अब उसके बारे में जानिए कि डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार
आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स कहा जाता था, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाएगा, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और इसमें केंद्रक होता है, आप इस बात को समझिए, ठीक है, कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है एक्सेप्ट ऊंट और लामा, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। ठीक है, और इसे शरीर का सैनिक कहा जाता है। शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को। अब सैनिक का मतलब समझते हैं, सैनिक का काम क्या है, देश की रक्षा करना। उसी प्रकार शरीर का सैनिक है, मतलब कि शरीर की रक्षा करना किसी बाहरी आक्रमण से। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है बायोलॉजिकल टर्म में कि अगर आपके ऊपर कोई बीमारी अटैक मार रहा है तो सबसे पहले उसको कौन संभालेगा, यही डब्ल्यूबीसी संभालेगा। ठीक है, जैसे आपको मलेरिया, डेंगू इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है, तो उसमें जो डब्ल्यूबीसी है पहले कोशिश करता है, पूरा लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मार देता है वो बीमारी। उसके बाद में आपको आरबीसी पे अटैक करता है। तो पहले का जो आपको बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है वो आपको डब्ल्यूबीसी करता है। अब डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आप देखे ही होंगे डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये काफ़ी पहले की बात है, इसलिए हम ये चर्चा नहीं करें। जैसे आपका कहीं पे स्क्रैच हो जाए, जैसे दीवार में ही रगड़ा जाए, तो जो उजला उजला टाइप के वो निकलता है, वही होता है डब्ल्यूबीसी। उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, और जो इसमें बताया कि 60 से 70% न्यूट्रोफिल होता है। ठीक है, 60 से 70% आपको इसमें न्यूट्रोफिल होता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल कितना होता है, 60 से 70% न्यूट्रोफिल होता है डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, तो ये सारा हो गया आरबीसी डब्ल्यूबीसी। अब देखिए प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का बनना, ठीक है, बनाना। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो अगर कहीं गिरता उड़ता है तो ब्लड ज़्यादा निकलेगा। और ब्लड का थक्का किस विटामिन की वजह से बनता है, तो विटामिन के की कमी से बनता है। ठीक है, तो वो सब आगे की क्लास में, अब देखिए उसमें प्लेटलेट्स में कुछ ज़्यादा है नहीं, आगे की क्लास में हम जानेंगे कि ब्लड ग्रुप के बारे में, कि आखिर ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, आप कैसे पता लगाएंगे कि ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए क्लास के साथ। अभी हम आपको एक बार भी नहीं बोले हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा।